बताइए, ये डाउट है प्रवास को लेकर और अभिगमन को लेकर, प्रवासन को लेकर, क्या ये डाउट आपका क्लियर हुआ परिभाषा के रूप में, माइग्रेशन? जी सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, मैं भी तो ये कह रही थी चेंज करना, मतलब एक जगह से दूसरी हाँ, जगह। मेरा कहने का मतलब, एक बार यही और बोला सुन था लीजिए, आप मैंने। लोग म्यूट हो जाइए, कि प्रवास का तात्पर्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अर्थात व्यक्ति जब अपने रोजगार, शिक्षा के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे देश जाता है, उसे हम प्रवास कहते हैं या प्रवासन कहते हैं या अभिगमन कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये देखो, दो अच्छा। टाइप का होता है, एक इसको बोलते हैं अस्थानिक और एक बोलते हैं इसको कालिक। बात को समझिएगा। जो अस्थानिक होता है ना, अपने देश, स्थान, जगह को पूर्ण रूप से छोड़ के लंबी अवधि के लिए दूसरे देश जाना, मतलब लंबे समय के लिए जाना। बात समझ में आ गई? उसको अस्थानिक बोलेंगे। अच्छा। और जब कालिक होता है, इसका मतलब होता है, जैसे श्रमिक वर्ग को मैं लेता हूँ, कुछ समय या महीनों के लिए श्रम करने के लिए दूसरे देश जाते हैं, है ना, कुछ समय के लिए। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? कालिक कहलाती है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, कालिक का मतलब कम होगा, अल्पकालिक से होगा, अस्थानिक का मतलब होगा जाहिर सी बात अस्थायी रूप रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ये था। परंतु ऋतु मैडम का जो सवाल था, सवाल ये था कि प्रवासन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। सोशल वर्क का ही टॉपिक है ये, कोई अलग से टॉपिक नहीं यहाँ पर पूछा गया है आपसे। पहला एक सिद्धांत इसका ये होता है कि अधिकांश प्रवासी, है ना, सिर्फ कम दूरी तक जाते हैं, दूरी तक जाते हैं। अभी मैं इस पे भी बात आप लोगों से करूँगा, ये क्या प्रक्रिया जो है संचालित करता है ना। और दूसरा ये क्या यहाँ है पे, सर सिद्धांत? जी ये एक सिद्धांत है। दूसरा अगर हम बात करें, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। प्रवास चरणबद्ध चरणबद्ध तरीके से होते हैं, चरणबद्ध तरीके से होता है, ये सिद्धांत है। तीसरा, लंबी दूरी तक, लंबी दूरी पर जाने वाले प्रवासी सामान्यतः, है ना, सामान्यतः व्यवसाय और उद्योग के बड़े केंद्रों पर जाते हैं। व्यवसाय कह लीजिए या उद्योग कह लीजिए या केंद्र कह लीजिए, है ना। इन पर जो है अगर हम बात करते हैं तो बड़े केंद्रों पर जाते हैं, यानी आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, बड़े केंद्र मेंशन कर लीजिए, बड़े केंद्रों पर जाते हैं। अब ये पहले तीन समझ लीजिए, तब उसके बाद मैं आगे और बताता हूँ, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। सर ये लंबी दूरी पर जाने वाले प्रवासी क्या लिखा सर ये? लंबी दूरी पर जाने वाले प्रवासी जो होते हैं सामान्यतः व्यवसाय, उद्योग, बड़े केंद्रों पर जाते हैं, बड़े केंद्रों पर जाते हैं। देखिए, अधिकांश प्रवासी सिर्फ कम दूरी तक जाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दूरी क्षय कानून एक कानून है, इसके मुताबिक अगर हम जब बात करते हैं ना, तो प्रवासी लंबी दूरी तक ना जाकर कम दूरी पर जाते हैं। आज के आधुनिक युग में लंबी दूरी की यात्रा भी सहज की, मतलब सहज ही हो गई है एक प्रकार से। भाई सुविधाएं इतनी हो गई, संसाधन इतना हो गया है ना। तो गांव का व्यक्ति जल्दी ही शहर पहुंच जाता है, और छोटे नगरों, छोटे नगर की बात करें या शहर की बात कर रहे हैं, नगर शहर एक ही है, तो शहरों के व्यक्ति जो है महानगरों में चले जाते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पर एक प्रकार से आवागमन की जो सुविधाएं वगैरह दी जा रही है, वो प्रवासी का एक पार्ट, एक सिद्धांत बनेगा। तो सिर्फ कम दूरी तक चले जाते हैं, सिर्फ कम दूरी तक जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य अगर एक गांव से शहर पहुंच गया भाई, नगर से शहर, महानगर में पहुंच गया भाई, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिकांश प्रवासी सिर्फ कम दूरी तक जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। यह आपका एक सिद्धांत बनेगा, ठीक है। दूसरा, प्रवास जो है चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए। चरणबद्ध का मतलब होता है सोपान या क्रम के रूप में। मान लीजिए मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो नज़दीकी विकासशील शहर हैं, उनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, गांव खाली होने लगा है, तो विकासशील शहर जो है वो ग्रामीण परिवारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भाई रोजगार वगैरह कहाँ है, गांव में थोड़ी देखने को मिलते हैं, शहर में मिलते हैं। तो इसलिए कहा गया है एक प्रकार से यह प्रवास चरण जो है क्रमबद्ध तरीके से होता है ना। अच्छा, बात फिर है ये कि लंबी दूरी पर जाने वाले प्रवासी सामान्यतः व्यवसाय, उद्योग और बड़े केंद्रों पर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उद्योग क्रांति के समय पर यह विशेषता थी और इंग्लैंड में दिखाई गई थी ये, ठीक है। तो विकासशील देशों की तरह जो है ग्रामीण खिंचाव का, जो ग्रामीण का खिंचाव है वो बढ़ता गया,
वो बढ़ता गया। यहाँ एक सिद्धांत लागू होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। वो सिद्धांत है गुरुत्व मॉडल, गुरुत्वाकर्षण का मॉडल आप लोगों ने सुना होगा। और ये एक प्रकार से क्या बताता है, आपको आकर्षित करने को बताता है। तो कभी कभी मॉडल अगर आपसे पूछा जाए ना, तो ये इसी का परिप्रेक्ष्य, प्रवासन का ही सिद्धांत है, ये मॉडल इसी पर आधारित है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। भारत में ऐसे अनेक, अगर हम बात करें, लोग हैं या देश है, जो राज्य हैं, जिला हैं, जिनका व्यापक स्तर पर प्रवास हुआ है ना। बेसिकली गांव आप कहें तो सबसे बढ़िया है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गुरुत्व मॉडल जो है, गुरुत्वाकर्षण का जो मॉडल है, इस पे लागू होता है और ये क्रम से बढ़ता है। क्रम का मतलब ये हुआ कि भाई गांव के लोग खाली करके शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अधिकांश लोगों के लेकर, तो ये बेसिकली क्या है, जैसे गांव के व्यक्ति जो है जल्दी शहर पहुंच जा रहा है और शहर का व्यक्ति जल्दी महानगर में पहुंच जा रहा है। इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ये 3 सिद्धांत थे, एज अ सामान्य सिद्धांत है और अच्छा सिद्धांत भी था, है ना। इतनी बात तीन क्लियर हो गया, तो फिर मैं आगे बताऊं और भी सिद्धांत हैं कुछ। जी सर, क्लियर है। क्लियर है। चलिए और भी सिद्धांतों के हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको देख लो, फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा। अभी क्वेश्चन पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एक आता है प्रवास के प्रतीक। देखिए यहाँ अगर हम जिक्र करते हैं आप लोगों से, है ना, तो इसी के अंतर्गत जैसे अगर हम बात करें तो प्रवास की प्रत्येक धारा कम सामर्थ्य की एक प्रतिधारा निर्मित करती है। अच्छा ये क्या है, इसको देख लो। इसका मतलब ये है कि ये जो नियम अगर हम बात करते हैं विकासशील देशों के लिए मान्य होता है। बेसिकली अगर अफ्रीका के लिए अगर मैं बात करूँ 15वीं और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 15वीं और 19वीं शताब्दी में दास्ता व्यापार का प्रवाह हुआ। 15वीं और 19वीं सदी में, ठीक है, कौन सा, दास्ता, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, दास्ता व्यापार, ठीक है, का प्रवाह हुआ। बेसिकली इसमें हुआ क्या था, दास्ता से मुक्त कर दिया गया और अपने घर चले जाते थे। कई बार नए क्षेत्रों में जाने वाले प्रवासी जो थे वो लंबी अवधि के बाद भी वापस आ जाते थे। तो कहने का मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई कम समय के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग हैं भाई लंबे समय के लिए चले जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को संचालित करता है प्रवास की प्रत्येक धारा कम सामर्थ्य की एक प्रतिधारा के निर्मित करती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और ये नियम विकासशील देशों के लिए मान्य है। अब ये भी मत कहिएगा कि विकसित देश के लिए, ये विकासशील देशों के लिए है। और इसमें मैंने आपको मेंशन भी कर दिया अफ्रीका शब्द, है ना, कौन सा, अफ्रीका शब्द, अफ्रीका के लिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा एक और सिद्धांत देखिए, प्रवास के चयनात्मक प्रक्रिया होती है और ये मैं बात कर रहा हूँ प्रवास एक चयनात्मक प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पे देखिए ये चयनात्मक प्रक्रिया के कुछ पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट क्या होगा, है ना, इसमें कई पार्ट है, बेसिकली कई क्या 3 ही पार्ट है, इसमें 3 पार्ट हैं, 3 भाग है, बस 3 भाग हैं। एक तो ये है कि अधिकांश जो प्रवासी होते हैं वो वयस्क होते हैं। पहली बात, अधिकांश जो प्रवासी होंगे वो वयस्क होते हैं और उनके परिवार अपने जन्म के देश से बाहर प्रवास के लिए कम ही जाते हैं। तो किसी भी परिवार का जो प्रवास है, प्रवास करना इतना आसान नहीं होता है जितना कि अविवाहित पुरुष को। तो बहुत से ऐसे देश या राज्य या कानून नियम हैं जो परिवारों को प्रवास का निषेध करते हैं। तो आपको मालूम होगा परिवार थोड़ी न जा पाता, बहुत से ऐसे हैं लोग, आप जाके कमा लीजिए ठीक है भाई, लेकिन फैमिली के साथ थोड़ी न जाके वहाँ पे जाना है आपको, है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके गांव वगैरह के लोग जाते होंगे विदेश वगैरह, तो ये प्रक्रिया होती होगी, है ना, देखा भी होगा। दूसरी बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, महिला अपने देश में अपने जन्म स्थान से पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रवास करती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बात यह है कि महिला अपने देश में, बात थी अपने देश की, तो ऐसी प्रक्रिया पे अपने देश में जो प्रक्रिया बन रही है, अपने जन्म स्थान से जो बन रही है, वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक है ना, पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। अच्छा ये कैसे है, किसी भी देश का विकास उसके लिंग
चयनात्मक पर निर्भर करता है। महिलाएं अपने रोजगार या कार्य को करने के लिए कम दूरी के प्रवास में ही दिखाई देती हैं, जबकि पुरुष किसी भी प्रवास में, है ना, किसी भी प्रवास में, यानी कम दूरी वाले प्रवास, अधिक दूरी वाले भी प्रवास हो सकते हैं, जो अपने जीविका पार्जन के लिए स्वीकार कर लेते हैं। भाई पैसे कमाना, अगर पैसे नहीं होंगे तो परिवार कैसे चलेगा, तो वो दूर चले जाते हैं। और महिलाएं जो होती हैं ज़्यादातर पास में ही रहती हैं। आप ही लोगों में से कई लोग होंगे भाई, अगर आपको पता MPPSC का फॉर्म नहीं अप्लाई करते होंगे कि भाई अदर राज्य में क्यों करें, जो कि अपने देश की बात है ये, है ना। तो एक ये प्रकार की पार्ट बन सकता है यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पार्ट, तीसरा आता है आपका शहरों में रहने वाले, शहरों में रहने वाले लोग, है ना, ग्रामीण जनों की अपेक्षा, जन है ये, जनों की अपेक्षा कम प्रवास करते हैं, कम प्रवास करते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ग्रामीण जनों को अपने लिए सुविधा अनुभव करती है तो शहरी प्रवास अपनाने लगते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाते हैं और ग्रामीण लोग शहरी लोग की अपेक्षा खिंचाव और ढकेलने की नीति को भली भांति तरीके से समझते भी हैं। तो शहर क्षेत्रों में ग्रामीण प्रवास की प्रमुखता है, जो विकासशील देश है, और उनमें ग्रामीण जनसंख्या बहुताया मात्रा में होती भी है। तो इसलिए शहरों में रहने वाले लोग ग्रामीण जनों की अपेक्षा कम प्रवास करते हैं, और ये बात आप भली भांति तरीके से जानते भी हैं, है ना। ये हो गया 3 पार्ट, क्लियर हो रहा है ना। हाँ जी सर। एक लास्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक है। प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक है, और ये बात आप जानते हैं, पैसे के लिए सब कुछ है। तो प्रवास का मुख्य आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर है, जबकि व्यक्ति को उसी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है तो वो दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, ठीक है, और यही प्रक्रिया हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है ये मुख्य कारण आर्थिक ही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बस इतनी बात आपको समझनी थी यहाँ पे, ठीक है। प्रवास के ये थे सिद्धांत। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नों पर, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था क्वेश्चन क्या था, ये प्रवास वाला हाँ, क्वेश्चन प्रवास का सिद्धांत था, प्रवासन का सिद्धांत कह लीजिए, या प्रवास का सिद्धांत है ये सारे के सारे, जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। सोशल वर्क का ही पार्ट है। एक ऑप्शन होगा और एक 3 नहीं होंगे, तो याद रखेंगे। इसीलिए आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रश्नों के बारे में। आज हम लोगों ने जो है यूनिट नंबर 8 को समाप्त कर दिया है। 2 यूनिट केवल और बची हैं, यूनिट 9 बची है और यूनिट 10 बचा है। यूनिट 9 आपका कल से स्टार्ट होगा, आज नहीं होगा स्टार्ट, और उसके बाद यूनिट 10 भी रहेगा, ठीक है। एक मिलेंगे, स्टार्ट करते हैं। ये 8 यूनिट आपका फिनिश, 9 और 10 को जो है मैं 5 दिन मुझे लगेगा दोनों को समाप्त करने में। यानी आप ये मान सकते हैं कि मैं 25 से 26 तारीख कर सकता हूँ, 25 से 26 मई कर सकता हूँ, और इसमें आप लोगों का जो है पेपर पूरा यूनिट कवर हो जाएगा, यूनिट 10 तक, है ना, यूजीसी का नेट का। और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस, केवल प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। पर डे आपकी 3 क्लासें, तीनों क्लासों में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चंस चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। समाज कार्य के अंतर्गत मानव जीवन का सर्वांगीण विकास किसकी अनुपस्थिति में असंभव हो सकता है? स्वतंत्रता, अधिकार, समानता या बंधुत्व? जरा एक बार बताइए। अधिकार। ओके, देखिए आप सभी लोग जब भी कोई प्रश्न का जवाब देंगे, अपने से विचार करके समझ बूझ के ही किसी प्रश्नों का आप लोग जवाब देंगे, है ना। सर समानता के जहाँ आपको मैं बता दूं सर, आप मेरी बात को सुन लीजिए। ये जो टॉपिक से मैंने प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न है मानवाधिकार का इतिहास और समाज कार्य के संबंध में। और समाज कार्य आपसे कहता है कि मानवाधिकार का संरक्षण और रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो समाज कार्य मानवाधिकार के क्षेत्र में न केवल प्रगतिशील सामाजिक नीतियों और विधानों का निर्माण करता है, बल्कि यहाँ पे जनमत का भी तैयार करता है, साथ ही साथ तथ्य और सूचनाओं को भी उपलब्ध कराता है। तो यहाँ मानव इसमें अधिकार आएगा अगर मानव अधिकार है। कहा गया कि मानव जीवन का सर्वांगीण विकास किसकी अनुपस्थिति में असंभव है? तो असंभव उसकी अनुपस्थिति में है जो अधिकार है। अधिकार की। क्या मेरी बात स्पष्ट हुई? अगर किसी को और भी ऑप्शन लग रहा है तो मुझे बताइए जरा।
मैं उसको बता देता हूँ व्याख्या भी करके, और यदि नहीं तो फिर ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर। ठीक है, तो अधिकारों के बिना मानव जीवन का सर्वांगीण विकास असंभव तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। दूसरा सवाल, मानव अधिकारों की भावना आधारित है विश्व बंधुत्व पर, भ्रातृत्व पर, समानता पर, या जो है वैमनस्यता पर। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, आप लोग अपने मन से जवाब दीजिएगा। सर ये मनुष्यता का अर्थ क्या होता है सर? विश्व बंधुत्वता पर। सर ये भाद्रत्व पर सर, ओके, भाईचारे। समानता से। भाईचारा भी आ रहा है, विश्व बंधुत्व भी आ रहा है, समानता भी आ रहा है, और अगर हम बात करें तो वैमनता भी शब्द आ रही है, विश्व बंधु। वैमनस्यता। विश्व बंधुत्व पर। चलिए मैं बताता हूँ, बात को समझिए। यहाँ किसी बच्चे ने कहा अभी अभी कि विश्व बंधुत्व पर, बेसिकली बिना अधिकार के मानव जीवन पशु के समान है। मानव अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो उसके व्यक्तित्व विकास के लिए नितांत आवश्यक है, और मानव अधिकारों की भावना विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है। मैं इसलिए कहूँगा कि ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जाएगा। अच्छा, यहाँ आपको एक शब्द मिल रहा है वैमनस्यता का शब्द। इसका मतलब है कि विमन मतलब अगर हम बात करें अन्य मनस्यता होने का भाव, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ वैर, या मैं आपसे कह सकता हूँ द्वेष। आपसे मैं कह सकता हूँ द्वेष, साधारण शब्दों में बोल सकता हूँ दुश्मनी, है ना, कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ दुश्मनी। तो बताइए क्या ये है इस पे आधारित दुश्मनी पर? अच्छा, नहीं। दूसरी बात कहता है कि भ्रातृत्व भी आप लोग दे रहे थे ऑप्शन। भ्रातृत्व का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा भाइयों पर निर्भर है ना। तो आप बताइए, मानवाधिकार थोड़ी ना भाई आप ऐसे करो ऐसे करो, उस पर कैसे हो सकता है? ये तो जाहिर सी बात है, साफ शब्दों में है भाई ये गलत है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था आपको सामान्यता। सामान्यता का मतलब होता है एक प्रकार से सामान्य चीज़ों पर जिक्र करना, है ना। तो मैं आपसे ये बात बताना चाहूँगा, और आप लोग ध्यान भी रखेंगे ऐसी चीज़ों को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं आपसे कहूँगा कि सामान्यता का अवसर मिलता है जब हम कोई क्रियाविधि करते हैं, ठीक है। यहाँ मानवाधिकार की भावना पे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका कट जाएगा। अच्छा, विश्व बंधुत्व से क्या मतलब बनता है, तात्पर्य क्या होता है? विश्व के सभी मनुष्य भाई बहन। विश्व के सभी मनुष्य भाई बहन, बी वाला। भाई बहन, देखिए इस भावना के आधार पे अगर मैं आपसे बात करूं, बंधुता पर बल देना। बंधुता पर बल देना। अच्छा बी वाला है। ऑप्शन ए भी आ रहा है, ऑप्शन बी भी आ रहा है, ऑप्शन सी भी आ रहा है। चलो बताता हूँ, बी ऑप्शन। ऑप्शन ए। चलिए एक बात सुन लीजिए, अब मेरी बात भी आप सभी लोग देखिए। विश्व बंधुत्वता का मतलब हुआ है इस भावना के आधार पर यह माना भी जाता है कि विश्व के सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं, भाई बंधु हैं। तो भाई बंधु तो कहीं नहीं लिखा हुआ, चलो ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि और सभी को अपने विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। अच्छा, ये बात भी ठीक है भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि समान अवसर दिया जाना चाहिए, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके, कि भाई व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जा सके, है ना। तो राज्य के द्वारा जो है व्यक्तियों को दो अगर हम बात करें दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं, उन्हीं सुविधाओं का नाम ही अधिकार कहलाता है। परंतु यहाँ पे विश्व के बंधुत्व पर बल देने की बात नहीं है। विश्व बंधुत्व का जो तात्पर्य जो उसका अर्थ निकालता है, जो ऑप्शन नंबर बी निकालता है, विश्व के सभी मनुष्य क्या हैं, भाई बहन हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। ये सार्वभौमिक सत्यता पर आधारित एक किताबी भाषा, ऑप्शन नंबर फैक्ट पर आधारित, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, मानवाधिकार शब्द के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार शामिल किए गए हैं? सिविल अधिकार है कि आर्थिक, सामाजिक, फिर राजनीतिक, या ये सभी? सभी सभी सभी। क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी आपने दिया है 4। देखिए अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। आपको मैं बता दूं कि अपने मन से जवाब करिएगा, लास्ट में मुझे बताइएगा। अगर आप देख के जवाब करेंगे तो फिर गलती कर रहे हैं आप, ठीक है।
इसलिए अपने आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि यही मौका है आपको अपने आप का मूल्यांकन करने की स्थिति। ठीक है, तो इसलिए मूल्यांकन करिए, अंत में मुझे बताइए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानवाधिकार का विचार संबंधित है मानव व्यवहार से, मूल अधिकारों से, कि मानव कर्तव्य से, या मानवीय गरिमा से? क्वेश्चन नंबर 5, मानव व्यवहार से। सर मानवीय गरिमा से। मानवीय गरिमा से। सर डी मानव ऑप्शन अधिकार का जो विचार है वो संबंधित है मानवीय गरिमा से। मानवीय गरिमा से। सही? मानवीय गरिमा से। हाँ, बिल्कुल बात करेक्ट है। और मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पर आप लोगों से कई बार मैंने आपसे चर्चा किया है कि मानव अधिकार का विचार मानवीय गरिमा से संबंधित है, अतः उन सभी अधिकारों को मानवाधिकार कहा जा सकता है जो मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट जवाब होगा। अगला सवाल, महत्व को देखते हुए मानवाधिकार को किन अन्य नामों से और हम जान सकते हैं? प्राकृतिक अधिकार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान डी रखिएगा। सर। और आधारभूत अधिकार, या अंतर्निहित अधिकार, या उपर्युक्त सभी? सभी। उपयुक्त सभी। सभी डी। बिल्कुल करेक्ट जवाब। सभी यहाँ पर आधारभूत अधिकार भी शामिल है, अंतर्निहित अधिकार भी शामिल है, और प्राकृतिक अधिकार भी शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मानवीय गरिमा और सम्मान को मान्यता देने हेतु डैश संस्था द्वारा मानवाधिकार संगठन को अंगीकृत किया गया है। जवाब आपके सामने, 4 सर ऑप्शन डी वाला। बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा। मानव संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा। महासंघ या महासभा, ओके। यहाँ महासभा। आपका जो अभी जवाब आया है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जवाब आप लोग दे रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली करेक्ट जवाब आपका, ये गलत जवाब नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और मैं आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। यही केवल सर्वांगीण संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये चीज़ें आप अवश्य ध्यान रखें, ठीक है। इसी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो जैसे समितियाँ हो गई, सामान्य समिति हो गई, प्रमाण पत्र समिति हो गई, है ना, राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति हो गई, प्रशासन एवं बजट समिति हो गई, सामाजिक मानवीय सांस्कृतिक समिति हो गई, विधि समिति हो गई, न्याय समिति हो गई। ये सारी समितियाँ, कुल टोटल 7 समितियाँ होती हैं, कुल टोटल 7 समितियाँ होती हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा रिप्रेजेंट करती है, 7, है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल था आप सबके लिए, ये बढ़िया क्वेश्चन था। ऑप्शन आप लोगों ने जो दिया है डी, यही करेक्ट जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस देश की स्वतंत्रता जो है उद्घोषणा ने अन्य यूरोपीय देशों को मानव अधिकार के संरक्षण के लिए उनकी विधियों में प्रावधान शामिल करने को प्रेरित करती है? क्या वो ब्रिटेन है, या जर्मनी है, फ्रांस है, या रूस है? ब्रिटेन है। आपके जो जवाब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, आप लोग जर्मनी भी दे रहे हैं और ब्रिटेन भी दे रहे हैं, परंतु मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे फ्रांस करेक्ट जवाब होगा। फ्रांस इज द फ्रांस, हाँ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वहीं से दिया था सर, फ्रांस। बिल्कुल, ये 3 शब्द मैंने आपको बताया भी था कि 3 शब्दों में फंस गया था। तो किस देश ने स्वतंत्रता उद्घोषण में बात किया था यूरोपीय देशों में मानवाधिकार को लेकर? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार घोषणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार घोषणा, राजनीतिक अधिकार। यहाँ आपने एक शब्द दिया है राजनीतिक घोषणा को लेकर, और ये जो आपने अभी राजनीतिक अधिकार के बारे में बात किया है, ये ऑप्शन आपका सही जा रहा है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ,
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते थे कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते हैं। मानव की गरिमा और स्त्री पुरुष के समान अधिकार। इसी घोषणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर, एक बार म्यूट हो जाइए मैम, 1948 को मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा का अंगीकृत किया था। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी घोषणा को सरकारी पाठ संयुक्त की इन 5 भाषाओं में प्राप्त बताया गया है। 5 भाषाओं पर ये आधारित रही, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है। एक भाषा थी अंग्रेजी वाली, दूसरी थी चीनी, तीसरी आपकी फ्रांसी, चौथा आपका रूसी, पांचवा आपका फ्रेंच। स्पेनी। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपसे थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे। इसके अंतर्गत कुछ धाराएं आती हैं, है ना, बड़ा ही सिंपल धाराएं होती हैं। इन चीज़ों को अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा कीवर्ड्स के रूप में बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी धाराएं जो हैं संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अंतर्गत दी गई हैं। पहली धारा आपसे ये कहती है कि सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। ये पहली धारा में बात की गई है। धारा अगर हम 2 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार ना किया जाएगा। ऐसी बात इसके अंतर्गत बोली गई है। धारा की बात हो रही है आप लोगों से। बात समझ रहे हैं आप लोग? सर रिपीट कर दीजिए। सर एक ना लाइन में, मतलब जैसे आप लिख देते हैं ना, तो थोड़ा सा लिख दीजिए, मतलब एक लाइन में। देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार, साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि मौलिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। मौलिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है, या आप कह लीजिए कि मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामलों में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता उपलब्ध है। दूसरा, जाति हो गई, लिंग हो गया, वर्ण हो गया, इत्यादि के आधार पे आपको भेदभाव नहीं करना है, नहीं करना है। क्लियर हो रहा है अब? जी सर। बात को क्या? हाँ, आर्टिकल 15। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी धारा लिखवा दें। जी सर। धारा 3, जी सर। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता, स्वाधीनता इत्यादि सुरक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21। 3 है ये। मैं संयुक्त सर राष्ट्र नहीं, क्या? जी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 21। नहीं, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की बात कर रहा हूँ। उसमें धारा बनाई गई है ना। जी सर, सर मतलब सेम चीज 21 में आ रहा है अपना। हाँ, बिल्कुल। जीवन जीने का अधिकार। जी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है ना? जी सर, बिल्कुल। देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और पॉइंट आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु है वो भी। धारा नंबर 4। धारा 4 आपसे कहता है भाई कि आप जो है कोई भी गुलामी दास्ता की बहाल ना रखा जाएगा। मतलब दास प्रथा और दासों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध माना जाएगा। तो यानी गुलामी दास्ता खत्म, ये कह सकता हूँ? यस सर। दास्ता खत्म, समाप्त। धारा 5 कहता है कि किसी भी को शारीरिक यातना ना दी जाए। बात सही है? यस सर। नहीं देना चाहिए। धारा 6, हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार हो। मतलब
हर किसी को हर जगह, है ना, तो हर जगह आप कर लीजिए कानून की निगाह से, कानून की निगाह से या दृष्टि में व्यक्ति के रूप में उसे स्वीकार हो, एक्सेप्ट हो, स्वीकृति हो या अनुमोदित हो। धारा 7 कहता है कि कानून की निगाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। तो सभी उसके निगाह में क्या है भाई? सभी, यहाँ पे लिखिए सभी, सभी उसकी निगाह में क्या है? कानून की निगाह में समान है। होना चाहिए भी ऐसा। यस सर। धारा 8 जी सर। कहता है कि सभी को संविधान और कानून प्राप्त बुनियादी अधिकारों को अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों का कारागार सहायता पाने का हक हो। मतलब सभी को संविधान द्वारा, ठीक है, या कानून द्वारा भी कह सकते हो आप, है ना, बुनियादी अधिकार का अतिक्रमण करने वाले जो उसके ऊपर जो भी असामाजिक तथ्यों का उसके ऊपर यूज़ किया जा रहा है, तो उसके रूप में जो है अदालतों की कारागार सहायता पाने का हक हो। तो यानी अदालत से सहायता पाने का हक हो। समझ गए ना सर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सर? नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय अदालत, राष्ट्रीय। जी सर। धारा 9 कहता है कि किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नज़रबंद या देश निष्कासित ना किया जाए। तो सबसे बढ़िया है, तो भाई लिख लीजिए आप लोग, गिरफ्तार और नज़रबंद और देश से निष्कासित ना किया जाए, है ना, निष्कासित ना किया जाए। धारा 10 कहता है सभी को पूर्णतः समान रूप से अधिकार हो कि उसके अधिकारों और कर्तव्यों के निश्चय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निष्पक्ष या निष्पक्ष अदालत द्वारा हो। तो यानी किसी भी व्यक्ति की अगर आपको सुनवाई करनी है तो किस रूप में? निष्पक्ष रूप में करें, है ना। तो इतना याद रखिए, कुल टोटल धारा जो है 30 है। धारा कितनी है टोटल में? कर लीजिए 30। 10 इंपॉर्टेंट, 10 तक आप ध्यान रखिए बस, ठीक है। कुल टोटल 30 धारा है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों के विचारों का मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है? बताइए। 12-15, 11-15, 10-15, सी सर। 13-15। सर सी ऑप्शन। 12-15 इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा। यस सर, ये ऑप्शन। जवाब भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, पॉजिटिव रिजल्ट है आप सबका। अच्छा जवाब आया है। ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट माना जाएगा। हाँ, सी करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के शब्दों में कौन सा सही होगा? देखिए बड़ा अच्छा सवाल आ गया है आपके सामने। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में आपके सामने सवाल है ना। और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो इसमें रिप्रेजेंट है वो 11 नंबर का सवाल है। तो एक बार जरा मुझे बताइए कि अधिनियम धारा 4 में कहा गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। जी सर। सत्य बात है। यस सर, सही है, ये सत्य। फिर अधिनियम धारा 5 के अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने का प्रावधान है। ये भी सही है। जी सर। ये भी सही है। मैं आपसे कहूँगा कि पहला और दूसरा करेक्ट ये ऑप्शन सही रहेगा सर, दोनों। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित धारा से सवाल भी हम लोगों से पूछे जा सकते हैं, परंतु ये जो दो धाराएं यहाँ पे लिखी गई हैं, दो धाराएं 3 और 4 को लेकर, ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगी। इसको आप ध्यान रखेंगे। 3 और 5
जब सदस्यों की एक तरफ नियुक्ति हो रही तो एक तरफ हटाने की बात होती है, तो इसी के अंतर्गत सवाल भी हमसे पेपर में पूछा भी गया है। और इसके अलावा कोई और धारा वगैरह से लेकर सवाल नहीं पूछे गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। मानवाधिकार संरक्षण हेतु स्वीडन में डैश में मानवाधिकार आयोग गठित किया गया था। स्वीडन 1809 ईस्वी में। 1809 डी ऑप्शन। 1809 में स्वीडन में, 1812 में, 1806 1812 में स्पेन में, स्पेन 1813 में बेल्जियम में, बेल्जियम में, 1814 में नॉर्वे में, 1849 में डेनमार्क में, 1850 में प्रासा में, 1874 में स्विट्जरलैंड में। ठीक है, मानव के मूल अधिकारों के प्रावधान बनाए गए और जो मानव अधिकार की आधारशिला बनी थी। ठीक है, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर डी वाला। चलिए, अमेरिकी राजनेता एवं विद्वान डैश ने सर्वप्रथम मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किया था। थॉमस पेन, जॉन लॉक, एच जे लॉस्की और जे एस मिल। बहुत अच्छा सवाल आपका। जेएस मिल डी ऑप्शन। थॉमस पेन। डी ऑप्शन थॉमस पेन। थॉमस पेन सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान थे। कौन से थे ये? फ्रांस के रहने वाले थे। देखिए, ये बेसिकली अगर हम बात करें, ठीक है, तो मानवाधिकार शब्द को सर्वप्रथम थॉमस पेन के द्वारा प्रयोग में लाया गया और फ्रांसिस घोषणा में पुरुषों के अधिकारों का अंग्रेजी अनुवाद हुआ और मानवाधिकार शब्द जो है पुरुषों के अधिकार शब्द के अधिक उपयुक्त प्रतीक भी हुआ एक प्रकार से, है ना। तो यहाँ मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप याद रख रहे हैं तो थॉमस पेन का नाम आप ज़रूर याद रखें, है ना। इम्पोर्टेंट पर्सन है ये थॉमस पेन महोदय, है ना। थॉमस पेन महोदय क्लियर रहेगा। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं ये, अमेरिकी अमेरिकी विद्वान हैं ये, आविष्कारक हैं, बुद्धिजीवी क्रांतिकारी और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपिताओं में से एक हैं ये, है ना। याद रखेंगे इनके बारे में, बहुत ही पॉपुलर या बहुत ही फेमस पर्सन है ये। ठीक है, कॉमन सेंस नाम की एक पुस्तिका इन्होंने लिखी है। कॉमन सेंस नाम की एक पुस्तिका इन्होंने लिखी है। द अमेरिकन क्राइसिस नामक एक किताब इन्होंने लिखी है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान अवश्य रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकार के घोषणा पत्र को कब अंगीकृत किया गया था। बड़ा अच्छा सा सवाल, सरल सवाल। 10 दिसंबर 1948। ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 10 दिसंबर 1948 के बारे में कोई और भी चीज़ें सोच सके, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा सवाल मैंने पढ़ा रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति एक हैं, उनका नाम था रूजवेल्ट। श्रीमती रूजवेल्ट ने संपूर्ण मानव समाज को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। तो बताओ, मानव कर्तव्यों को कि मानवाधिकार को कि मूल अधिकारों को? डी ऑप्शन। अभी किसी बच्चे कह रहा था मूल अधिकार का। भैया ऐसी गलती मत करो। नहीं सर, बी बोला है। आपने बी बोला है, सही जवाब आपका बी है, करेक्ट है। ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16 मानवतावाद का फायर ब्रिगेड कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल ये। मानव अधिकार को सर ए वाला ऑप्शन सर, मानवाधिकार। मानवतावाद को ही जो है अगर हम बात करें फायर ब्रिगेड कहा जाता है, तो मानवाधिकार को ही कहा जाता है, ये करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 किसने कहा कि मानवाधिकार घोषणा पत्र केवल प्रस्ताव मात्र ना होकर संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का एक अंग है? मैंने अभी आज ही बताया था, चार्ल्स मर्लिक ने। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। आज की क्लास जब हम समाप्त कर रहे थे तो सबसे पहले इसी के बारे में हम लोगों ने जिक्र भी किया था, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर 6।
वर्ष 1948 में किए गए घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य क्या था, जरा बताइए। कोई मनुष्य किसी का दास नहीं होगा, क्या ये सही है? सही है सर। ओके। कोई मनुष्य किसी का स्वामी नहीं है, सभी मनुष्य स्वतंत्रता से बंधन में बंधे हैं, या उपयुक्त सभी? डी सर। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। वर्ष 1948 में किए गए घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य क्या हो सकता है? एकदम मुख्य सर उद्देश्य। सी वाला, सभी मनुष्य स्वतंत्रता के बंधन में। हाँ सर, ए सी होगा, कोई मनुष्य किसी का दास नहीं है। सी ऑप्शन। बिल्कुल, यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सर, है ना। कि इसका मूल उद्देश्य केवल इतना सा था कि सभी मनुष्य स्वतंत्रता के बंधन में हैं, स्वतंत्रता के बंधन में हैं। बेसिकली ये सवाल वर्ष 1948 के अंतर्गत मैं आपसे बात कर रहा हूँ, घोषणा पत्र के मूल उद्देश्य को लेकर। और बताया कोई मनुष्य किसी का दास नहीं है, या कोई सभी मनुष्य स्वतंत्रता के बंधन में है, या कोई मनुष्य किसी का दास नहीं, या कोई मनुष्य किसी का स्वामी नहीं। यहाँ पे सी नहीं सही होगा, बी सही होगा। कौन सा सही जाएगा? बी सही जाएगा। कोई मनुष्य किसी का स्वामी नहीं है, बी करेक्ट होगा यहाँ पर, सी नहीं होगा, बी। सर कैसे, मतलब बी सही कैसे होगा? ये फैक्ट के आधार पे सवाल है, और फैक्ट आपको ये बताता है कि वर्ष 1948 में जारी किया गया था अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र, और उस समय जब घोषणाएं दी गई थी तो जिनका मूल उद्देश्य ये बताया गया था कि कोई मनुष्य किसी का दास नहीं होगा। तो इन्हीं के अंतर्गत कुछ बातें कही गई कि कोई भी मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति का दास नहीं होगा, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या उसका क्रूरतापूर्वक उस पर व्यवहार करना मानवाधिकार का उल्लंघन के रिप्रेजेंट में नहीं होगा, और प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय जाने का अधिकार होगा। इस तरीके की बात बताया गया था इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ना कि सी करेक्ट होगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ। यहाँ ये मत सोचिए कि सभी मनुष्य स्वतंत्रता के बंधन में हैं। ये बात है 1948 का। रिलेट करिए जरा, घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य क्या था? ये हो सकता है सभी मनुष्य स्वतंत्रता के बंधन में है, या ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। ऐसे भी अगर आप सोचे तो आपको 1948 का आप उठा के देख लीजिएगा, मानवाधिकार घोषणा का मैंने PDF भेज रखा है, ऑप्शन बी आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या घोषणा पत्र में कहा गया है? घोषणा पत्र में क्या कहा गया है? ए वाला सर, सभी मनुष्य अपने अधिकारों के लिए जन्मजात स्वतंत्र है। सर भी आना चाहिए, हर मनुष्य को जीवन यापन करने और रक्षा का अधिकार। कोई भी मनुष्य किसी का दास नहीं, हर मनुष्य जीवन यापन करने की रक्षा का उपरोक्त सभी हैं सर, डी। सभी मनुष्य सर, अपने डी अधिकारों सर, के डी जन्मजात सभी। स्वतंत्र हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है। सर ए वाला आएगी। कैसे बताएं? देखिए, सभी मनुष्य अपने अधिकारों के लिए जागरूक है ना, जन्मजात स्वतंत्रता और समान है। घोषणा पत्र में निर्धारित मानवाधिकार हर नस्ल, राष्ट्रीयता, धर्म, वर्ग के व्यक्ति के लिए समान मानता है, इसलिए आपका ये पॉइंट सही रहेगा। फिर कहता है कि हर मनुष्य जीवन यापन करने और रक्षा करने का अधिकार है। हर मनुष्य का जीवन यापन करने और स्वतंत्र रहने और अपनी रक्षा करने का अधिकार है। जीवन यापन करना और रक्षा करने का अधिकार है, करेक्ट है। कोई भी मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति का दास नहीं हो सकता है, करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन ये भी नंबर सही है, डी होगा सर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का स्पष्टीकरण हो रहा है ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित घोषणा पत्र की सभ्यता भारतीय संविधान के किन प्रावधानों से है? प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय जाने का अधिकार है, क्या ये बात सही है? फिर कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमाओं के अंदर आवास
या अयंत्र जाने का अधिकार है? ये भी सही है सर। सभी है, को सही विदेश जाने या लौटकर अपने देश आने का अधिकार। यस सर। सही है सर सर, डी ये ऑप्शन भी है। सही डी है, सर। सभी यहाँ पर उपरोक्त ऑप्शन सभी। नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है कि मानवाधिकार को सर्वप्रथम जो है विधित अस्तित्व विधित। कब आया? संयुक्त राष्ट्र 1215 चार्टर द्वारा, अमेरिकी मैग्ना कार्टा संविधान द्वारा, द्वारा। 1912-15 मैग्ना कार्टा द्वारा, किनमें से कोई नहीं? 12-15 मैग्ना कार्टा द्वारा। 12 ऑप्शन सर। बिल्कुल मैग्ना कार्टा द्वारा 12-15 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम और भी कुछ सवालों पर बातचीत करते हैं। अगले कुछ और भी हमारे सामने सवाल हैं। ये जो सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट अब मैं करने जा रहा हूँ, ये भी सामाजिक न्याय नेतृत्व और उसके उपकरणों से लिए गए कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं। ये आप लोग को बताना है ना। मैंने आपको पहले बता रखा, कल मैंने बताया भी था आप लोगों से कि प्राचीन और मध्यकालीन युग में किसे अन्य श्रेणियों में श्रमिकों को उपलब्ध अधिकारों से वंचित रखा गया है? शिल्पकारों को या काश्तकारों को या दासों एवं कृषिदासों को या बधुआ श्रमिकों को? सर सी ऑप्शन, दास और कृषिदास। दासों और कृषिदासों को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो जाएगा वो सी करेक्ट जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने, सीमित अर्थों में सामाजिक न्याय का अर्थ बताइए। देखिए मैं आपको इसलिए थोड़ा सा रूबरू करवा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक आपने भी हाल ही में किया है ये सारा, है ना। बाकी ये प्रश्न है आपके सामने मिलेंगे, नीचे इसके आंसर भी मिल जाएंगे आपको, मैं भी इसको प्रोवाइड करा दूंगा आपके टेलीग्राम पर, आप देख लीजिएगा वहाँ से। बाकी क्वेश्चंस चलाऊंगा मैं आपको, आप निश्चिंत रहें। केवल आप यहाँ पे इन सवालों को जवाब दीजिए कि सीमित अर्थों में अगर सामाजिक न्याय का मतलब कहा जाए तो क्या बन सकता है? कि सामाजिक जीवन के सभी मनुष्यों की गरिमा को स्वीकार करना चाहिए, यस या नो? यस। यस सर। सभी स्त्री पुरुषों के बीच विभेद को खत्म करना चाहिए, यस या नो? उपरोक्त तो सभी आएगा। ये सही है। यस। नस्ल जाति धर्म डी वाला ऑप्शन आएगा। आदि जो है आधार पे मनुष्यों के बीच में विभेद को खत्म कर देना चाहिए, यस या नो? यस सर। यस सर। तो ऑप्शन Yes, नंबर sir. आपका Correct है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डैश कहता है कि संकल्पना प्राचीनता या प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का एक प्रमुख विषय रहा है। तो क्या सामाजिक विकास रहा है, सामाजिक विषमता रहा है, सामाजिक सौहार्द रहा है, सामाजिक न्याय रहा है? सामाजिक न्याय सर, डी सामाजिक ऑप्शन। स्वार्थ सर। सामाजिक न्याय रहा है। सही जवाब आपने सामाजिक दिया है न्याय। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या हो सकता है? सामाजिक जीवन के अब मनुष्यों की गरिमा को स्वीकार किया जाए, यस या नो? यस सर। यस। ठीक है। Correct. स्त्री पुरुष गोरे काले जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, यस या नो? यस सर, ठीक है, करेक्ट है। शिक्षा की उन्नति के अवसर सबको समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। यस सर। समानता की उपरोक्त इसलिए सभी ऑप्शन आएगा। नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आर्थिक, बहुत कंफ्यूज थे आर्थिक न्याय को लेकर, ध्यान दीजिए। उत्पादन की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति एक दूसरे के जीवन को नियंत्रित करे और दूसरों को मनमानी शर्तों पर काम कराने का शक्ति, और सब लोगों को अपनी अपनी योग्यता परिश्रम को उचित लाभ या कुछ विशेष वर्ग या विशेष के लिए सत्ता का मार्ग। सी। सब लोगों को अपने अपने योग्यता और परिश्रम का उचित लाभ। सी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आर्थिक न्याय का महत्व देता है, बताइए क्या? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या इनमें से कोई नहीं? आर्थिक में इनमें से कोई नहीं। सर समानता। समानता। क्या देता है? आदर्श को जी। समानता। आर्थिक न्याय महत्व देता है समानता का, आदर्श को। ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक न्याय साकार करना चाहता है, बताइए, समानता के आदर्श पर कि स्वतंत्रता के कि बंधुत्व के? समानता के आधार। तीनों को, ये सभी सामाजिक सभी आना चाहिए सर, स्वतंत्रता बंधुत्व सभी। क्यों सामाजिक न्याय साकार करना चाहता है बंधुत्व के आदर्श को, है ना? यहाँ सभी कहना उचित नहीं होगा, सभी कहना उचित नहीं होगा। मैं आपसे सर थोड़ा कहूँगा एक्सप्लेन कि कर देंगे आप इसको? बंधुत्व लगाइए, आपका बंधुत्व जो शब्द है वो करेक्ट जाएगा, है ना? बंधुत्व आपका करेक्ट जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। देखिए, आर्थिक न्याय समानता के आदर्श को महत्व देगा, सामाजिक न्याय बंधुत्व के आदर्श को महत्व देगा, साकार करेगा। इन दो बातों को ध्यान रखिएगा। राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता को देगा। मैंने बताया था नहीं आप लोगों को, 3 शब्द आते हैं। राजनीतिक किस में आएगा? स्वतंत्रता में आएगा, याद रहेगा। दूसरा जी सर। आपको ध्यान रखना है, आर्थिक किस में आएगा?
समानता में। समानता में, समानता। शाबाश। और सामाजिक न्याय किस में आएगा? बंधुत्व में। बंधुत्व में, बस यही याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक न्याय बताइए किससे आया? सर एक सामाजिक मिनट सर, न्याय एक मिनट सर, राजनीतिक किस में आएगा सर? राजनीतिक आपका आएगा स्वतंत्रता में। स्वतंत्रता में। बताइए जरा, सामाजिक न्याय संबंधित किससे तो हो सर सकता है? एक और, सर एक और बता दो, एक और बता दो। एक बार और बता दूं, यहाँ पे देखो हाँ ना, सर। जो राजनीतिक है वो स्वतंत्रता के आदर्श पर है, आर्थिक जो है समानता के आदर्श पर है, सामाजिक न्याय जो है बंधुत्व के आदर्श पर है। बस सिंपल सी बात है, इसमें क्या बताना है। यहाँ शब्द देखिए, आपके सवाल सामने सवाल दिया गया है, कहाँ गया सवाल? नीचे है। सामाजिक न्याय संबंधित किससे हो सकता है बताइए जरा। सामाजिक न्याय संबंध किससे? सामाजिक न्याय से, राजनीतिक से, आर्थिक, या सभी से? सभी से सर। यहाँ सभी से ही होगा सर, हाँ, डी। यहाँ सभी से होगा, डी से। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक न्याय की मांग सामाजिक संदर्भों में आदर्शों को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान की प्रमुखता को प्रावधान किया गया। बताइए, मूल अधिकार में, डीपीएसपी में, या मूल कर्तव्य में, या इनमें से कोई नहीं? डीपीएसपी में। सर डीपीएसपी। डीपीएसपी क्यों भाई? सामाजिक संबंधों के आदर्शों को पूरा करने में भारतीय सामाजिक न्याय डीपीएसपी होगा ये? जी सर। नहीं, यही आपका ऑप्शन होगा। क्या होगा? सर ये सी वाला हो सकता, मूल कर्तव्य सर, आदर्शों का नहीं, पूरा करने का संविधान। कर्तव्य भी नहीं होगा, कर्तव्य आपका अधिकार में होगा अधिकार सर। होगा, आपका मूल अधिकार होगा। हाँ, मूल हाँ सर, अधिकार। मूल अधिकार। यहाँ मूल अधिकार ही आपका करेक्ट जवाब जाएगा सर। अगर आप लोगों ने मूल अधिकार दे रहे हैं तो सामाजिक न्याय की मांग सामाजिक संदर्भ के आदर्शों को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान में प्रमुखता का प्रावधान किया गया है, जो मूल अधिकार बताता है ऑप्शन नंबर ए, ना कि डीपीएसपी, ना ही मूल कर्तव्य, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन समय में भारतवासियों का जीवन न्याय के स्रोत पर आधारित है। वेदों पर, धर्मशास्त्र पर, कर्मकांडों पर, रामायण पर? ए सर, वेदों पर। हाँ सर, एक वेदों पर, ओके। धर्मशास्त्रों पर। धर्मशास्त्रों पर। ओके। और भी लोग बताइए। वेदों पर सर। धर्मशास्त्र पर होगा मैम, वेदों पे सर। धर्मशास्त्र पर। यहाँ सही जवाब जो जाएगा आपका धर्मशास्त्र जाएगा। और धर्मशास्त्र में कौटिल्य करके मैंने कल समझाया भी था। इसी में कहा गया है कि संविधान में वर्णित न्याय की अवधारणा मूल रूप से भिन्न है। कई बातों का धर्मशास्त्रों में दृष्टिकोण से न्यायपूर्ण मानी जाती है, अब संविधान के अनुसार अन्यायपूर्ण मानी जाने लगी है, परंतु यहाँ पर बहुत ऐसी बातें हैं जो अन्यायपूर्ण मानी जाती थी, अब वही अगर हम बात करें तो न्यायपूर्ण के रूप में देखा भी जाता है। ईश्वर का कौटिल्य तो मौर्य काल का है सर, और प्राचीन समय तो उससे भी पहले है अपना। वेद तो उससे भी पहले का है। कौटिल्य को इसलिए रिप्रेजेंट कराया क्योंकि कौटिल्य ने यहाँ पर बेसिकली अर्थशास्त्र को रिलेट करते हुए धर्म के बारे में जिक्र किया था, ठीक है, कि हमें दास वगैरह को ख़त्म करना है और भी चीज़ें जो हैं उनको लेके आना है, ये चीज़ें वहाँ पे कौटिल्य। बेसिकली यहाँ धर्मशास्त्र में पैगंबर का नाम हो गया, पैगंबर के द्वारा ईश्वर या पैगंबर के द्वारा जो कुछ भी कहा गया वो न्याय के रूप में बताया गया। विवादास्पद का प्रकरण के अंत में पीर हो गया, पादरी हो गया, मौलवी हो गए, पुजारी हो गए आदि, इनका मत था एक निर्णायक के रूप में, क्योंकि इन्हें ईश्वरीय शक्ति से विभूति के रूप में माना जाता था। तो इसलिए धर्मशास्त्रों में जो न्याय की अवधारणा है, इससे संविधान में वर्णित न्याय की अवधारणा मूल रूप से भिन्न है, अलग है। तो यहाँ पे प्रश्न था, प्राचीन समय में भारतवासियों का जीवन न्याय के स्रोत पर आधारित था। तो पहले की प्रक्रिया में बात करेंगे तो जो इस प्रक्रिया थी वो किस पे थी? धर्म शास्त्रों पर थी प्राचीन समय में, है ना। रामायण वगैरह की बात नहीं थी, वेद वगैरह की बात नहीं थी, कर्मकांड वगैरह की बात नहीं थी। ऑप्शन बी आपका सही है। न्यायिक विकास के किस चरण में वैधानिक और न्यायिक अधिकार जन सामान्य के हाथों में आ गया? प्रथम चरण था, द्वितीय चरण था, तृतीय चरण था, इनमें से कोई नहीं था। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या,
कि न्याय की अवधारणा और न्याय के अधिकार के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया, तो न्यायिक विकास के लिए 3 चरण बनाए गए थे। अब 3 चरण आपको पता नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम चरण में ये कहा गया कि न्याय का ईश्वरीय आधार समाप्त हो गया। प्रथम चरण में न्याय का ईश्वरीय आधार समाप्त हो गया। प्रश्न अभी इस पे नहीं मिला। दूसरा चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण कहा कि अलौकिक कानून के आधार पर नैतिकता हो गई है, जो विज्ञान और तर्क पर आधारित थी, ना कि धर्म पर आधारित थी, ना कि धर्म पर आधारित थी। तीसरा चरण था कि वंश, कुल, वर्ण एवं जाति संबंधित जन्मजात न्यायिक विशेषाधिकार समाप्त हो गए। लेकिन प्रश्न है कि न्यायिक विकास में किस चरण में वैधानिक और न्यायिक अधिकार को जन सामान्य के हाथों में आ गया? तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन जाएगा? नहीं समझे क्या सवाल? सर तृतीय वाली, थर्ड। बिल्कुल यहाँ पे तृतीय जाएगा, क्योंकि मैंने आपको वंश, कुल, वर्ण, जाति संबंधी जन्मजात न्यायिक विशेषाधिकार समाप्त की बात कर दी। तो जाहिर सी बात है न्यायिक अधिकार जन सामान्य के हाथ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। मुगल साम्राज्य की समाप्ति और ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने के पश्चात भारत में डैश शिक्षा का प्रसार हुआ। बताइए, अनुदारवादी, उदारवादी, पूंजीवादी, ये सभी। पूंजीवादी। ये होना चाहिए सर, पूंजीवादी भी है। चलिए देखिए, प्राचीन काल में क्या था, न्याय प्रणाली उपलब्ध तो थी, वर्तमान की जो न्याय प्रणाली से भिन्न थी। उस समय न्यायिक अधिकार जो था पुरोहित और सामंत वर्ग के हाथों में था। ये बात तो आपको मालूम होगा, है ना? लेकिन मुगल साम्राज्य में समाप्ति और ब्रिटिश शासन के प्रारंभ होने के साथ ही सामाजिक न्याय प्रणाली में बदलाव होना शुरू हो गया। क्या होना? बदलाव होना शुरू हो गया। ऐसी प्रक्रियाओं के आधार पे जब जिक्र किया गया, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद, संविधान के निर्माण के बाद भारत में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय दिलाने का प्रयास हुआ और वो सफल भी हुआ। तो लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो उसी के साथ न्यायिक प्रणाली और वैधानिक प्रणाली जन सामान्य के हाथों में भी आ गई, है ना? जन सामान्य के हाथों में भी आ गई। तो ऐसी प्रक्रिया में जो संचालित किया गया गतिविधियों को, तो रिलेट कराया गया उदारवादी को, लेकिन आप सोच रहे हैं पूंजीवादी की प्रक्रिया। पूंजीवादी वाली जो प्रक्रिया थी वो व्यवसायों का एकमात्र उद्देश्य था, है ना? व्यवसायों का एकमात्र उद्देश्य था। और यहाँ ये कहा गया कि सफलता के लिए योगदान देने का निश्चय करना और साथ ही उनके लाभ कमाने के हित पर ध्यान देने की बात की गई। तो वो प्रक्रिया संचालित थी आपकी पूंजीवादी में। यहाँ सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर उदारवादी ब्रिटिश काल में ये तो कतई संभव नहीं था। वो तो ब्रिटिश नियंत्रण में अपने हिसाब से वो शिक्षा के लिए, जैसे शिक्षा सुधार 1913 ये सब एक्ट लाया, 1 लाख रुपया अपने दान के रूप में इंडियन को दिया था। तो ये उदारवादी तो ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं था सर। ब्रिटिश नियंत्रण बोल सकते हैं सर। ओके, अच्छा। और कोई लोग बताएंगे इस प्रश्न पर, कुछ अपने बातों को प्रकट करेंगे? चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए सर, हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बताता हूँ, सुनिए फिर। बेसिकली क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की समाप्ति और ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में, ठीक, उदारवादी का जन्म हुआ। और ये बात थी, भारत में उदारवादी शिक्षा का प्रसार हुआ। लेकिन ये पार्ट जब ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह का आप बात कर रहे हैं, या मैं आपसे 1793 की बात करूं,
बंगाल बिहार के पूर्व मुगल प्रांत को लेकर नियंत्रण के रूप में, तो वो स्थानीय शासन को समाप्त करने के परिप्रेक्ष्य में था। यहाँ सवाल आपके सामने ये है कि मुगल साम्राज्य की समाप्ति, बात को ध्यान दीजिएगा, अब ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में। अब ये प्रक्रिया आने के बाद की है। इन दोनों की बातें नहीं, खत्म हो गया, समाप्त। उसके बाद भारत में क्या बना था? उदारवादी। भारत में उदारवादी शिक्षा का प्रसार हुआ। भारत में उदारवादी क्या था आपको जानना ये जरूरी है। बेसिकली यह एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता था। उदारवादी की उत्पत्ति बेसिकली 17वीं शताब्दी में हो गई थी। जॉन लॉक ने किया था। उदारवादी के जनक कौन है? जॉन लॉक है। जॉन लॉक इसके जनक है। ये 17वीं शताब्दी में ही हो गया था। परंतु अगर मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि उदारवादी राजनीतिक और नैतिक दर्शन में स्वतंत्रता स्वतंत्रता और सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित प्रक्रिया थी। जो भारत में शिक्षा का जो प्रसार हुआ वो उदारवादी की ही देन थी। उदारवादी, इसमें 3 टाइप के उदारवादी बनते हैं। आपको ये भी जान लेना जरूरी है। एक आर्थिक उदारवादी आता है, एक आपका राजनीतिक उदारवादी आता है, एक आपका सामाजिक उदारवादी आता है। तीनों में कुछ बात हुई है, कुछ बातें हैं। जैसे आर्थिक उदारवादी की बात मैं करूं, ये 3 पक्ष थे उदारवादी के। बेसिकली कहा गया कि प्रतिस्पर्धा, स्वविनियमित बाजार, न्यूनतम राज्य का हस्तक्षेप, वैश्वीकरण इत्यादि के बारे में जब विशेषता बताई गई तो उसको कहा गया कि ये आर्थिक उदारवादी है। यानी वैश्वीकरण को आप मेंशन कर लीजिए, न्यूनतम राज्य के हस्तक्षेप को मेंशन कर दीजिए, अब प्रतिस्पर्धा को मेंशन कर दीजिए, आर्थिक आपका कंप्लीट। राजनीतिक की बात अगर मैं करूं, इसमें कहा गया कि मानव की अनिवार्य अच्छाई को ध्यान में रखा जाएगा, व्यक्ति की स्वायत्तता को ध्यान में रखा जाएगा, राजनीति को ध्यान में रखा जाएगा, नागरिक स्वतंत्रता को शामिल किया जाएगा, तो वो राजनीतिक उदार कहा गया। जब आपसे प्रश्न करें मानव की अनिवार्य अच्छाई को लेकर तो राजनीतिक में डालना, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो राजनीतिक में डाल देना, और नागरिक स्वतंत्रता की बात करें तो राजनीतिक में डाल देना। बात फिर थी सामाजिक को लेकर। इसके अंतर्गत आपको अल्पसंख्यक समूह को ध्यान रखना होगा, अल्पसंख्यक समूह को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ आपको समलैंगिक विवाह को भी ध्यान रखना होगा, समलैंगिक विवाह को भी। और अभी हाल ही में आपको LGBTQ के बारे में पढ़ाया था, याद होगा। इन शब्दों को भी आप लोगों को ध्यान रखें, लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जो सामाजिक को रिप्रेजेंट करता है। प्रश्न हमारे सामने क्या आएगा सर? जी, प्रश्न हमारे सामने ये था, उदारवादी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। प्राचीन समय में न्याय को निर्धारण का आधार क्या था? पैगंबर, ईश्वरी, सूफी पीर या ये सभी? प्राचीन सभी होगा सर न्याय को लेकर। यहाँ आपने बताया मुझे क्वेश्चन नंबर 13 का सभी जवाब, तो ये आपने मुझे सही दिया है, गलत नहीं है। 13 वाले का ऑप्शन नंबर जो जाएगा। अच्छा, ये प्राचीन समय की बात हो रही है, विचार करिएगा थोड़ा सा, क्या बन सकता है। प्राचीन काल में जो न्याय प्रणाली उपलब्ध थी वह वर्तमान में न्याय प्रणाली से भिन्न है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उस समय न्यायिक अधिकार पुरोहित और सामंत वर्ग के हाथों में था, लेकिन मुगल साम्राज्य की समाप्ति और ब्रिटिश शासन के प्रारंभ होने के साथ ही सामाजिक न्याय प्रणाली में बदलाव आ गया, उसमें परिवर्तन आ गया। लेकिन सवाल हमारे सामने ये बना कि भाई प्राचीन समय में न्याय को लेकर अगर हम धर्मशास्त्रों को ही रिलेट करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, तो प्राचीन समय में न्याय को निर्धारण का आधार ईश्वर था, ईश्वर या पैगंबर के द्वारा।
जो कुछ कहा गया वह न्याय था। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ये ईश्वर और पैगंबर के द्वारा जो कुछ कहा गया, ऑप्शन बी और ए, वो न्याय था। प्रश्न था प्राचीन समय की बात। प्रश्न का थोड़ा सा ऑप्शन गलत आ गया है, ठीक है, अभी मैं करेक्ट करवाता हूँ। लेकिन जो विवादास्पद था, विवाद के आधार पे, वो प्रकरण में संत का नाम आया, पीर का नाम आया, विवादास्पद में पादरी का नाम आया, मौलवी का नाम आया, पुजारी का नाम आया, ये विवादास्पद में आया। यहाँ ऑप्शन ए भी सही था, ऑप्शन बी भी सही था। ए बी यहाँ पे कूट दिया ही नहीं है, बेसिकली इसको सी ऑप्शन में सूफी पीर के बजाय लिखना चाहिए था ए और बी। ये आपका ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, प्राचीन समय में न्याय का निर्धारण का आधार ईश्वर और पैगंबर था। ईश्वर या पैगंबर द्वारा ही जो कुछ कहा गया था वही न्याय था। प्राचीन समय के न्याय को निर्धारण का आधार यही है, आप ध्यान रखेंगे। स्पष्ट हो रहा है? बताइए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने कहता है कि किस देश की राज्य क्रांति का जनजीवन पर व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ा है? यूएसए पर, जर्मनी पर, फ्रांस पर या सभी? सर इंदौर में बहुत तेज हवा और बारिश हो रही है सर। बारिश हो रही है, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए भाई। बारिश का तो मौसम है, शुरू हो रहा है अब, है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बता दीजिए क्या होना चाहिए। नहीं बता रहे हैं आप लोग। सही जवाब फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस, हाँ, बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी ही करेक्ट जवाब रहेगा कि फ्रांस की जो फ्रांस देश की जो राज्य क्रांति का जनजीवन व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ा था, और ये ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, और अभी हम लोग 8:30 पर काम करेंगे या क्वेश्चन करेंगे PYQ पर, PYQ पर बात करेंगे। ये थे टॉपिक के आधार पे सवाल थे, है ना। और कल मैं यूनिट नंबर 9 स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 9 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडिकल सोशल वर्क को रिलेट करता है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 की पूरी PDF आपके टेलीग्राम पर पहुँच गई है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं जो है आप लोगों की क्लास अभी 8:30 पर लूँगा। अगर यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं या ज्वाइन रहना चाहते हैं तो ज्वाइन रहिए, या आप लेफ्ट होना चाहते हैं तो लेफ्ट भी हो जाइएगा, लेकिन 1-2 लोग रहिएगा, सभी लोग मत हो जाइएगा, है ना, ठीक है। कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए। चलिए, अच्छा डाउट नहीं है तो फिर ठीक है, मैं वीडियो आपको अपलोड कर देता हूँ।